बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फिटिंग ऑफ टोरिक आरजीपी लेंसेज के जो टोरिक आरजीपी लेंसेज यानी कि रिजिड गैस परमेबल लेंसेज की फ़िटिंग कैसे की जाती है। इसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, फ्रंट, बैक, बायोटोरिक एंड पेरिफेरल। उन चारों की फ़िटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रंट सरफेस टोरिक, जिसकी फ्रंट सरफेस पे हमारे पास सेल था और बैक सरफेस पे स्फीयर था। Required when spherical gas-permeable contact lenses do not correct vision adequately due to significant residual astigmatism. गैस परमिएबल जो स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो हमने पेशेंट को दिए हैं, लेकिन वो विजन को सही तरह से करेक्ट नहीं कर रहा और सिग्निफिकेंट रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म आपके पास रह रहा है, तो फिर आप फ्रंट सरफेस टोरिक आरजीपी उसको देंगे पेशेंट को। ये बात मैंने बता दी कि जो फ्रंट सरफेस होता है उस पर सिलेंडर होता है, क्योंकि वो रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म की करेक्शन के लिए दिया जाता है। फ्रंट सरफेस सिलेंडर जो है उसको मेंटेन करनी चाहिए स्टेबल मेरिडियनल ओरिएंटेशन, मीन टू से कि किसी स्पेसिफिक मेरिडियन पे एक्सिस पे जितनी पावर चाहिए उतनी ही पावर प्रोवाइड करे, और इसकी ओरिएंटेशन इस तरह से हो कि वो अगर 90 डिग्री पे पावर चाहिए तो वो मूव करके 110 या 80 पे जाके ना रोटेट करे, बिकॉज़ वहाँ पर तो हमें पावर नहीं चाहिए। तो फ्रंट सरफेस सिलेंडर को स्टेबल मेरिडियनल ओरिएंटेशन जो है मेंटेन करनी होती है। एग्जाम्पल बताई गई है कि रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म अगर है तो कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट क्यों करेंगे? एक पेशेंट है, आपने उसको स्फेरिकल गैस परमिएबल लेंसेज दे दिए हैं, लेकिन वो विजन को करेक्ट नहीं कर रहा, तो रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म पीछे रह गया। अब रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म के लिए फ्रंट सरफेस टोरिक आरजीपी लेंसेज देंगे, लेकिन कितनी पावर का सिलेंडर होना चाहिए उसमें, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि आपके पास रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म मौजूद हो। रेटिनोस्कोपी वगैरह की, उससे आपके पास स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन आ गई -3.25 का स्फेयर विद -2 सेल एट 90 डिग्री, ये चीज़ आपके पास आ गई। फिर आपने पेशेंट की कैरेटोमेट्री की, उसमें आपके पास 43.25 डायोप्टर एक मेरिडियन पे पावर आ गया, जिसका कर्वेचर था 7.80 एट 180 डिग्री। दूसरा जो मेरिडियन था उसकी पावर 43 डायोप्टर है, और जो कर्वेचर है मेरिडियन का वो कितना है 7.85 एट 90 डिग्री। अब कॉर्नियल सिलेंडर हमें कहाँ से मिलेगा? मीन टू से कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म कहाँ से मिलता है हमें? ये जो स्टिग्मेटिज्म हमारे पास रेटिनोस्कोपी में जो सेल नंबर होता है वो टोटल स्टिग्मेटिज्म को शो करता है। ठीक हो गया? तो ये है हमारे पास टोटल स्टिग्मेटिज्म, ये टोटल स्टिग्मेटिज्म हो गया। और हमारे पास यहाँ पर ये 43 है, 43.25 और 43, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म मिलेगा। 43.25 में से 43 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.25 डायोप्टर। तो ये क्या होता है, हमारे पास कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म होता है, जो कि कैरेटोमेट्री की जो दो पावर्स की वैल्यू होती है उनकी डिफरेंस लेने से आ जाती है। डिफरेंस नहीं, बस नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करने से आ जाती है। 90 डिग्री हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने फ्लैट मेरिडियन देना होता है। तो हमारे पास फ्लैट मेरिडियन 7.85 है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि फ्लैट मेरिडियन का जो कर्वेचर है, जो मेरिडियन है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है देन स्टीप मेरिडियन, लेकिन पावर में ये इन्वर्स होता है, मतलब इसके ओपोजिट कंट्रेरी होता है कि फ्लैट मेरिडियन पे पावर जो है वो कम होती है और स्टीप पे ज़्यादा होती है। ये दो बातें याद करने की हैं। तो यहाँ पे आपने इसलिए 90 दिया इंस्टेड ऑफ 180, क्योंकि हमने फ्लैट मेरिडियन वाला देना होता है एक्सेस। कैलकुलेटेड रेजिडुअल स्टिग्मेटिज्म अब हमारे पास कहाँ कहाँ से आएगा? रेजिडुअल स्टिग्मेटिज्म रेटिकुलर प्लस रेटिनल को कहते हैं। तो ये जब टोटल स्टिग्मेटिज्म है -2, और ये आपके पास कौन सा स्टिग्मेटिज्म है? कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म है। तो टोटल से जब कॉर्नियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा -1.75 इंटू 90। लेकिन ये वाला जो 90 है, हम लोग जो रेटिनोस्कोपी से आता है वो वाला एक्सेस देते होते हैं, टोटल स्टिग्मेटिज्म वाला। ओके, कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म वाला एक्सेस उसको नहीं दिया जाता। तो सब्ट्रैक्ट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब हम लोग कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म फाइंड आउट कर रहे थे तो डायरेक्ट माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब हम जो
लेंटिक्यूलर स्टिग्मेटिज्म फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए जो सेल नंबर हमारे पास रेटिनोस्कोपी में आया है और जो कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म वो उनका डिफरेंस दिया जाता है। तो -2 ये वाला आ गया यहाँ से, ये माइनस अपनी जगह पे आ गया, -0.25 और डिफरेंस ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक हो गया। जब इनको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो -1.75 आया। सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पर कर दिया, अगर किसी को नहीं आ रही तो देख लें, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये तो सिंपल माइनस किया था, तो जिससे यहाँ पर 5 आ गया था और यहाँ पे 2 आ गया था और यहाँ पे क्या आ गया था, 0 आ गया था। और यहाँ पर माइनस क्यों लिया है इसकी मुझे समझ नहीं लगी, ठीक है। ये फिर देखते हैं कि ये क्यों लिया था। शायद स्टिग्मेटिज्म को हम लोग सिलेंडर, हमेशा हम लोग सिलेंडर माइनस में लेते हैं ना, तो शायद इस वजह से माइनस लिया हो। अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्रंट सरफेस टोरिक आरजीपी की फिटिंग जो है, एक तो ट्रियल कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग के ज़रिए होती है और एक एम्पेरिकल फिटिंग होती है। ओके हो गया। तो स्फेरिकल ट्रियल कॉन्टैक्ट लेंस, प्रिज्म ब्लास्ट स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस। अब हमने क्या करना है, ट्रियल कर रहे हैं ना, ट्रियल कॉन्टैक्ट लेंसेज का बॉक्स हमारे पास पड़ा हुआ है। हम लोगों ने सबसे पहले स्फेरिकल ट्रियल कॉन्टैक्ट लेंस डालना है जिसकी प्रिज्म ब्लास्टिंग हुई हुई है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन हुई हुई है। फिर टोटल डायमीटर हम लोगों ने रखना है 8.80 से 9.20 mm। ये फ्रंट में आप लोगों ने इतना ही जो डायमीटर वाला लेंस है वो यूज़ करना है, 8.80 से लेकर 9.20 तक। फिर आपने क्या करना है, बैक ऑप्टिक जोन जो रेडियस है वो डिटरमाइन करना है, एन अलाइनमेंट फिट ड्यूरिंग अ स्टैटिक असेसमेंट। आपने क्या देना है, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है उसको अलाइनमेंट फिट देना है। मीन टू से जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है वो आपने के इक्वल लेना होगा। कौन से के इक्वल लेना होगा, फ्लैट वाले के इक्वल लेना होगा। एन अलाइनमेंट फिटिंग का तो यही मतलब होता है ना कि आप उसको के इक्वल ले लो ड्यूरिंग अ स्टैटिक असेसमेंट। सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहे हैं कि बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर को भी हमने डिटरमाइन करना है। और बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर इस तरह का देना है कि जब आप स्टैटिक असेसमेंट कर रहे हो तो आपके पास जो फिट है वो अलाइनमेंट फिट आना चाहिए, जिसमें हमारे पास फ्लोरेसेंट पैटर्न की जो है बिल्कुल इवन जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। और जो जिस पावर पे, जिस एक्सिस पे जितनी पावर आ रही होती है वो प्रॉपर उसी कॉर्नियल मेरिडियन के साथ एक्सिस ऑफ द लेंस जो है वो अलाइन हो जाता है। और स्टैटिक असेसमेंट मींस विदाउट अ डायनेमिक चेंज, आई मूव किए बगैर, लेंस मूव किए बगैर जो हमारे पास असेसमेंट होती है उसको स्टैटिक असेसमेंट बोलते हैं। एक्सेप्टेबल स्टैटिक एंड डायनेमिक कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग। और कहते हैं फिटिंग इस तरह से हो कि वो दोनों जो फिटिंग है स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, दोनों को फॉलो कर रहा हो। ये स्टैटिक असेसमेंट और डायनेमिक असेसमेंट में एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगी, और स्टैटिक और डायनेमिक जो कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग है उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आप लोगों ने ये याद रखना है कि फिटिंग की दो टेक्निक्स हैं। फ्रंट सरफेस टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज को दो तरह से फिट किया जाता है, एक ट्रियल लेंस कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग के ज़रिए और एक एम्पेरिकल मेथड फार्मूला के ज़रिए। ट्रियल कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में आपने क्या करना है, ऐसा स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस लेना है जिसकी प्रिज्म ब्लास्टिंग हुई हुई हो, वो ले लेना है। फिर उसके बाद आपने टोटल डायमीटर 880 से लेकर 920 तक रखना है और बैक ऑप्टिक जोन रेडियस डिटरमाइन करके वो लगा लेना है जो कि आप कैरेटोमेट्री से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। वो लगा के फिर आपने चेक करने हैं कि स्टैटिक असेसमेंट के ज़रिए कि जो फिट है वो अलाइनमेंट है या नहीं है, अलाइनमेंट फिट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो फिटिंग है वो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों केसेस में जो है एक्सेप्टेबल हो। ऑप्टिमम फिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अगर आपने फ्रंट सरफेस टोरिक आईजीपी कॉन्टैक्ट लेंसेज दिया हुआ है, अब आप उसकी असेसमेंट कर लिया आपने, तो अगर वो सही तरीके से अच्छा फिट हुआ हुआ होगा तो इसकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। स्टेबल रोटेशनल पोजीशन, मीन टू से जिस एक्सेस पे चाहिए पावर उसी पे मिल रही है, इतनी ज़्यादा रोटेशन नहीं है कि वो इफेक्ट करे और विजन को ब्लर करे।
एडिक्वेट पीपल कवरेज, एडिक्वेट पीपल कवरेज, कवरेज इस तरह से हो कि बंदा जब डिस्टेंस में देख रहा है, नियर में देख रहा है, तो वो कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो प्यूपल का जो एरिया है वो हमारे पास ओपन हो, ताकि सही से रेज ऑफ लाइट जो है आई के अंदर जाए, और कॉन्टैक्ट लेंस जो है प्यूपल वाले एरिया को कवर ना करे, वरना फिर हमें सही से दिखाई नहीं देगा। सम पोस्ट ब्लिंक कॉन्टैक्ट लेंस मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, कहते हैं कि जब हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस, सम पोस्ट ब्लिंक कॉन्टैक्ट लेंस मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, जब आप ब्लिंक करें तो थोड़ी बहुत मूवमेंट हो कॉन्टैक्ट लेंसेज में। फिर इंफीरियर डिसेंट्रेशन नॉट बियॉन्ड द लिम्बस, जब मूवमेंट होती है तो फिर डिसेंट्रेशन भी होती है, ज़ाहिर बात है लेंस जो है सेंटर से हट जाता है, तो इंफीरियर डिसेंट्रेशन जो है वो लिम्बस से नीचे तक ना हो। मीन टू से थोड़ी, जब आप ब्लिंक करते हैं तो लेंस मूव करता है, अगर इंफीरियरली मूव कर रहा है तो इतना ज़्यादा मूव ना करे कि लिम्बस से नीचे तक चला जाए। अलाइनमेंट स्टैटिक सेंट्रल फ्लोरोसिन पैटर्न, स्टैटिक जो अलाइनमेंट है उसमें क्या होता है, फ्लोरोसिन पैटर्न जो है वो अलाइनमेंट होता है। सेंट्रल अलाइनमेंट स्टैटिक सेंट्रल फ्लोरोसिन पैटर्न का ये मतलब होता है कि जब आपने डाई दिया, असेसमेंट कर रहे हैं ना, फिटिंग की अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं, जो कि मैंने पीछे बताया, तो फ्लोरोसिन डाई जब आप आई के अंदर दे देते हैं तो उसकी पूरी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो ऑप्टिमम फिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लें कि एक तो ब्लिंक के बाद मूवमेंट हो, प्यूपल कवरेज जो है वो एडिक्वेट हो, और रोटेशन स्टेबल हो, और इसके अलावा जब आप अलाइनमेंट स्टैटिक सेंट्रल फ्लोरोसिन पैटर्न दे, ठीक है, इन्फीरियर डिसेंट्रेशन जो है वो बियॉन्ड द लिम्बस ना हो। ये सारी तो कॉमन सेंस की बातें हैं, जब आपके सामने पेपर में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि हाँ ये तो है, अलाइनमेंट स्टैटिक सेंट्रल फ्लोरोसिन पैटर्न होना चाहिए, लिम्बस से नीचे तक इन्फीरियर डिसेंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ब्लिंक के बाद थोड़ी बहुत मूवमेंट होनी चाहिए, पीपल कवरेज इस तरह से हो कि लेंस उसके सामने ना आए, स्टेबल रोटेशनल पोजीशन हो। तो ये सारी तो कॉमन सेंस की बातें हो गई। अब आ गया बैक सरफेस टोरिक लेंसेज, लेकिन बैक सरफेस टोरिक लेंसेज पे जाने से पहले एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं फिटिंग ऑफ आरजीपी टोरिक्स कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में, जिसमें फ्रंट सरफेस के बारे में हमने सबसे पहले इंडिकेशन फिर से दोहराई थी कि जब स्फेरिकल आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंस आप दे देते हैं तो एडिक्वेट विजन करेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से आप के पास सिग्निफिकेंटली रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म जो है बाकी रह जाता है। अब आपने क्या करना है कि फ्रंट सरफेस आरजीपी लेंसेज देना है जिसकी फ्रंट सरफेस पे सिलेंडर मौजूद होता है। अब वो रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करेगा और पेशेंट के जितने भी मसले मसाइल थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब सोचने की बात यह है कि फ्रंट सरफेस में तो आपने सिलेंडर देना है, लेकिन कितना अमाउंट का सिलेंडर देना है, क्या नंबर होना चाहिए सिलेंडर का, तो वो आपको रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म से पता चलेगा, क्योंकि आप रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म को ही तो करेक्ट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को कैरेटोमीटर के सामने बिठा देना है, उसकी कैरेटोमेट्री रीडिंग्स ले लेनी है। जो भी कैरेटोमेट्री रीडिंग्स आ गई उसमें आपने जो दो पावर आएंगी के 1 के 2, उन दोनों को माइनस करके कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म कैलकुलेट कर लेना है। और कैरेक्टोमेट्री से पहले आपने जो रिफ्रैक्शन करवाई थी, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करवाई थी, रेटिनोस्कोपी वगैरह, उससे जो आपके पास नंबर आया था, या ऑटोरिफ वगैरह करवा दिया, उससे जो आपके पास नंबर आया था, तो उसमें जो सेल नंबर था वो आपको टोटल एस्टिग्मेटिज्म बता रहा था, लेट सपोज -4, और जो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म आपके पास आया वो -2 था। तो अभी आपने क्या करना है, टोटल एस्टिग्मेटिज्म से जो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो जो भी नंबर आपके पास आ जाएगा, मेरे ख्याल से -2 आ जाएगा, तो वो रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म होगा। अब उसका जो एक्सेस आपने लेना है रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म का, वही वाला देना है जो स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन में आया, लेट सपोज वो 90 था, तो अब आपने -2 डायोप्टर सेल पावर देनी है 90 वाले मेरिडियन के ऊपर, 90 के एक्सेस के ऊपर। तो ये मसला ख़त्म हो गया। अब आगे मसला ये आया कि फ़िटिंग किस तरह से दें। फ़िटिंग हम लोगों ने ट्रियल लेंस मेथड पढ़ा, मुझे नहीं पता कि एम्पेरिकल मेथड उसमें क्यों नहीं आया, उसके ऊपर फिर से सोच कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें ट्रियल लेंस मेथड हमने पढ़ा, जिसमें कहा था कि स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज आपने उठा लेना है ट्रियल बॉक्स से, जिस तरह हमारे पास
कन्वेक्स कनकेव जो लेंसेज होते हैं उसका ट्रेयल बॉक्स ओपीडी में पड़ा होता है। इसी तरह कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी एक ट्रेयल बॉक्स होता है, वो एक उठा लेना है आपने, स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस, और जिसमें प्रिज्म ब्लास्टिंग हुई हुई हो, स्टेबलाइजेशन, तो वो डाल देना है। लेकिन उसका डायमीटर 8.80 से 9.20 तक हो, क्योंकि हमें पता है कि जो आरजीपी स्क्लीरल लेंसेज होते हैं उनका डायमीटर तो इतना ज़्यादा नहीं होता ना एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट लेंसेज, उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो सॉफ्ट बन जाएगा, तो वो दे देना है। फिर उसके बाद दो काम आपने कर लिए। तीसरा भी आपको बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर भी तो रेडियस भी तो डिटरमाइन करना है ना, तो वो आपने अलाइनमेंट फिट वाला देना है। मीन टू से जो कैरेटोमेट्री में जो आपके पास फ्लैट मेरिडियन आया उसकी जो रीडिंग थी वो उठा लेनी है। लेट सपोज कि 1 था 7 और कि 2 था 8, तो आपने कौन सा वाला उठा लेना है? 8 वाला उठा लेना है। के इक्वली लेना है तो अलाइनमेंट फिट आएगा। तो फिर कहते हैं जब आप स्टैटिक असेसमेंट करेंगे तो उसमें आपको अलाइनमेंट फिट मिलना चाहिए। और दूसरा जो आप फिटिंग देख रहे हैं स्टैटिक और डायनामिक तरीके से, वो दोनों भी पॉसिबल हों। तो यहाँ तक बात ख़त्म हो गई थी। फिर अभी हम लोग ये सारा कुछ ट्रेयल में कर रहे हैं। फिर अभी अगर आपने फिटिंग अच्छा दी है, गुड फिट दी है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज है, ख़राब नहीं है फिट, ऑप्टिमल फिट है, तो उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि आपकी एडिक्वेटली पीपल को उसने कवर किया हुआ हो। इन्फीरियर उसकी जो मूवमेंट हो रही है वो लिम्बस को क्रॉस ना करे, पोस्ट ब्लिंक होना चाहिए, और रोटेशन भी उसकी जो है अच्छी होनी चाहिए। पीछे क्या लिखा हुआ था, कौन सी रोटेशन होनी चाहिए? स्टेबल रोटेशन होनी चाहिए। और क्या बताया हुआ था हमें कि जो हमारे पास अलाइनमेंट सेंट्रल फिट फ्लोरोसीन पैटर्न भी आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका जो फिट होगा फ्रंट आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंसेज का वो ऑप्टिमल होगा। याद हो गया ना? अब आएंगे बैक सरफेस टोरिक लेंसेज की तरफ। व्हेन ए स्फेरिकल लेंस इज अनएबल टू प्रोवाइड अ सैटिस्फैक्टरी फिजिकल फिटिंग, फिजियोलॉजिकल फिटिंग, स्फेरिकल लेंस दिया आपने पेशेंट को, लेकिन उससे कोई आपको मुतमईन करने वाले रिजल्ट्स नहीं आए, लाइक फिजिकल फिटिंग अच्छी नहीं है उसकी, मीन कॉर्नियल लेंस जो फिटिंग रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, आपकी लेंस का कर्वेचर कॉर्निया के कर्वेचर के साथ नहीं मिल रहा, बहुत सारी बातें हो सकती हैं फिजिकल फिटिंग में, वो नहीं मिल रहा। साइकोलॉजिकल फिटिंग, फिजियोलॉजिकल फिटिंग, मिनटू से आपने फिट तो कर दिया लेकिन कॉर्निया जो है ना वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा क्योंकि फिटिंग आपने सही नहीं दी हुई। तो अगर स्फेरिकल लेंसेज आप दे रहे हैं और फिजिकल फिटिंग और फिजियोलॉजिकल फिटिंग दोनों अगर ठीक नहीं है, सेटिस्फैक्टरीली उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, अनेबल है, तो फिर आपने क्या देना है? बैक सरफेस टोरिक लेंसेज देने हैं। जबकि फ्रंट सरफेस में हमने पढ़ा था कि जब एडेक्वेट विजन करेक्शन ना हो, रेजिजुअल स्टिग्मेटिज्म हो, तो तब देते हैं। लेकिन बैक सरफेस में हमने ये नहीं पढ़ा, बैक सरफेस में हमने ये पढ़ा कि फिजिकल फिटिंग और फिजियोलॉजिकल जो फिटिंग है वो ख़राब हो तो तब देंगे। अब बैक सरफेस में क्या होता है कि बैक सरफेस पे सिलेंडर मौजूद होता है। यहाँ पर फिटिंग दो दिखाई गई है हमारे पास। इस फिटिंग में देखें तो यहाँ पर फ्लोरोसिन ज़्यादा जमा हुआ है, जबकि इस फिटिंग में देखें तो इवन है। तो बैक सरफेस टोरिक लेंस ऑन द सेम आई, ये एक ही आई है लेकिन इस पे बैक सरफेस टोरिक दिया है, और जो फ्लोरोसिन पैटर्न है वो ये बता रहा है कि अलाइनमेंट फिट है, ऑप्टिमल फिट है। लेकिन यहाँ पर वही आई है लेकिन इसको स्फेरिकल आरजीपी लेंस दिया गया है कॉर्निया विद 3 डायोप्टर ऑफ स्टिग्मेटिज्म। इस आई में 3 डायोप्टर का स्टिग्मेटिज्म था, स्फेरिकल आरजीपी दिया, लेकिन जब फ्लोरोसिन पैटर्न हमने किया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है फ्लोरोसिन जमा हो गया है, साइडों पे बियरिंग हो रही है, यहाँ पर क्लियरेंस हो रही है। जहाँ पर डार्क स्पेस होती है वो बियरिंग होती है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरोसिन जमा होता है वहाँ पर क्लियरेंस होती है। तो यहाँ पर एक्सेसिव क्लियरेंस हुई हुई है, लेकिन यहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। तो एक ही आई है लेकिन दो अलग अलग लेंसेज हैं, जिस पे कौन सा वाला काम कर रहा है? आरजीबी वाला कर रहा है काम बैक सरफेस। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आपके पास स्टिग्मेटिज्म 2 डायोप्टर से ज़्यादा हो तो तब आप बैक सरफेस टोरिक लेंसेज पे जाएंगे, जब इससे कम हो फिर तो स्फेरिकल से ही काम चला रहे होते हैं। फिर फिजिकल कंपेटेबिलिटी विद द कॉर्निया, यानी कि लेंस की जो बैक सरफेस है वो इस तरह की डिज़ाइन की हुई हो कि वो कॉर्निया के कर्वेचर के साथ मैच हो रही हो। स्टेबल मेरिडियनल ओरिएंटेशन हो, मिनटों से जो एक्सिस पे पावर है वही
स्पेसिफिक मेरिडियन ऑफ द कॉर्निया पे दो। लाइक मेरे पास तो 90 डिग्री के मेरिडियन पे पावर जो है वो ख़राब थी ना, कितनी थी, -2 डायोप्टर का एस्टिग्मेटिज्म था। तो अभी मुझे चाहिए कि जो कॉर्निया जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उसमें भी 90 के एक्सेस पे मैं 2 की पावर अप्लाई करूँ ताकि वो इसके ऊपर आए। तो ये फिटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, 2-3 फिटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कि 2 डायोप्टर से ज़्यादा एस्टिग्मेटिज्म हो तो तब देंगे, और इस तरह से देना है कि आपके पास स्टेबल मेरिडियनल जो ओरिएंटेशन है वो हो, और जो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी है कॉर्निया के साथ वो भी मौजूद हो। तो ये अब याद करने की चीज़ नहीं है, ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं। याद करना सिर्फ 2 डायोप्टर को आपने याद करना है। उसके अलावा एमसीक्यूज़ में आ जाएगा कि ये चीज़ें हैं तो बताएं क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो, स्टेबल मेरिडियनल ओरिएंटेशन हो, और ये आपने याद कर लेना है सिर्फ। फिर आता है हमारे पास फिटिंग पैक सरफेस टॉरिक लेंसेज। दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एम्पेरिकल फिटिंग देते हैं, ट्रियल लेंस फिटिंग देते हैं। एम्पेरिकल फिटिंग तब देते हैं जब आपके पास ट्रियल लेंस जो बॉक्स है कॉन्टैक्ट लेंसेज का वो मौजूद ना हो, और ट्रियल लेंस फिटिंग तब देते हैं जब आपके पास बॉक्स मौजूद है। एम्पेरिकल फिटिंग में क्या होता है, सारा काम जो है मैथमेटिकल होता है। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन डिटेल आपको चाहिए होती है, जैसे कि ऑटोरिफ से जो नंबर आया और रेटिनोस्कोपी वगैरह से जो आया वो आपको चाहिए। फिर कैरेटोमेट्री से आपको चाहिए नंबर, क्यों, क्योंकि उससे कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म आता है। हॉरिजेंटल विजिबल आइरिस डायमीटर आपको कैलकुलेट करना होता है। अब हॉरिजेंटल वर्टिकल आइरिस डिस्टेंस, सॉरी, हॉरिजेंटल विजिबल आइरिस डायमीटर जो है वो कहाँ से आता है, वो डिफरेंट स्क्लेरल लेंसेज में और सॉफ्ट लेंस में अलग अलग होता है। डिम लाइट वगैरह की जाती है और फिर उससे एक तरह की लेंसेज में 2 mm कम लिया जाता है, दूसरी तरह की लेंसेज में 2 mm ज़्यादा। ये अलग वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। पल्पेब्रल अपर्चर भी देखा जाता है। पल्पेब्रल अपर्चर मीन जो दो लिड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसको पल्पेब्रल अपर्चर या पल्पेब्रल फिशर भी बोलते हैं, वो आपने मेजर कर लेना है। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें क्या मुश्किल था, एम्पेरिकल फिटिंग में सबसे पहले आपको रिफ्रैक्शन की जो रीडिंग है वो चाहिए, कैरेटोमेट्री रीडिंग चाहिए, हॉरिजॉन्टल विजिबल आइरिस डायमीटर चाहिए, और पल्पेब्रल फिशर चाहिए। फिर क्या कहते हैं, बैक सरफेस टोरिक लेंसेज के डिज़ाइन के बारे में बता रहे हैं। ये हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा था कि इसका जो डिज़ाइन होता है, फुल अलाइनमेंट एक डिज़ाइन होता है और एक लो टोरिक सिमुलेशन डिज़ाइन होता है। अब फुल अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है ईच प्रिंसिपल मेरिडियन ऑफ द लेंस में, उसको इक्वल लेना है रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया के। इट रिजल्ट्स इन स्टेबल टाइट फिटिंग। तो फुल अलाइनमेंट मॉडल में कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट, बस ये याद कर लो कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है दो प्रिंसिपल मेरिडियन ऑफ द लेंस पे लेंस का जो है उसको इक्वल लेना है रेडियाई ऑफ द कॉर्निया। मीन टू से कैरेटोमेट्री की आपने, K1 आ गया, K2 आ गया, दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर आ गए। अब बैक ऑप्टिक जोन जो रेडियस है कॉन्टैक्ट लेंस का, उस पे जो दो प्रिंसिपल मेरिडियन है उसको इसी कॉर्निया के कर्वेचर की इक्वल ले लेना है। और जब फुल अलाइनमेंट डिज़ाइन वाला बैक सरफेस टोरिक लेंसेज आप फिट करते हो तो उससे आपको स्टेबल टाइट फिटिंग मिलती है। तो कोई आपसे पूछे कि फुल अलाइनमेंट डिज़ाइन बैक सरफेस टोरिक आईजीपी लेंसेज क्या होते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि वो लेंसेज जिसमें बैक ऑप्टिक जोन रेडियस को रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया के इक्वल लिया जाता है, तो प्रिंसिपल मेरिडियन ऑफ द लेंस पे, और दूसरा ये स्टेबल और टाइट फिटिंग देता है, इसलिए इसको कहते हैं बैक। अब फुल अलाइनमेंट डिज़ाइन में एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले पीछे से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। एक एडवांटेज यहाँ से, ये कौन सा आ गया, ये स्टेबल टाइट फिट है। जब टाइट फिट होगा तो मूवमेंट नहीं होगी इसमें, जब टाइट फिट होगा तो आपके पास जो टीयर लेंस है वो नहीं बनेगा। दो बातें हो गई। तीसरा बात जो है वो ये है कि अलाइनमेंट फिट मिलेगा। अलाइनमेंट फिट क्यों मिलेगा आपको, फ्लोरेसेंट पैटर्न से, क्योंकि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस को आपने के इक्वल लिया था, तो अलाइनमेंट फिट तो मिलेगा जब के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ से आपको एडवांटेजेस खुद ब खुद पता चल जाती हैं कि एक तो रोटेशन नहीं कर रहा, और इसका जो लेंस ऑप्टिक्स है वो भी सिंपल है। एब्सेंस ऑफ एनी टीयर लेंस पावर, कोई टीयर लेंस होता ही नहीं है तो पावर कहाँ से होगी। अलाइनमेंट फ्लोरेसेंट पैटर्न होता है कि जब फ्लोरेसेंट डाई आप डालते हैं तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, क्यों, क्योंकि आपने बैक ऑप्टिक जोन रेडियस को के इक्वल लिया हुआ है, और अलाइनमेंट फिट में के इक्वल ही लिया जाता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, एक तो टीयर लेंस की पावर नहीं है, यहीं से आपको पता चलेगा ना। इसको ना देखें, अभी यहाँ पर देखें टीयर लेंस पावर नहीं है, तो आपको मैक्सिमम पावर का सिलेंडर चाहिए होगा, मैक्सिमम पावर का लेंस चाहिए होगा। फिर आपके पास
मूवमेंट नहीं हो रही तो टीयर एक्सचेंज कैसे होगा, डिब्रीज रिमूवल कैसे होगा। 3 बातें हो गई हैं। चौथी बात क्या होगी, अभी चौथी बात आपको समझ नहीं आ रही तो वो देख लो, ठीक है। इनएडेक्वेट टीयर एक्सचेंज, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस रिमूवल ऑफ डिब्रीज। यहाँ पर अभी टीयर एक्सचेंज कम है तो इससे पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन सप्लाई भी कम है और डिब्रीज भी रिमूव नहीं हो रही। और मोर पावर का लेंस चाहिए क्योंकि प्लेनो टीयर लेंस इन बोथ मेरिडियन है। lenses are thicker and heavier than low toric simulation design। ये एक बात नई आ गई है जो कि हमारा दिमाग यहाँ पर परसीव नहीं कर रहा था। ओके, तो फुल अलाइनमेंट जो डिज़ाइन वाले बैक्स आरजीबी लेंसेज होते हैं वो थिक होते हैं, हैवियर होते हैं देन लो टोरिक सिमुलेशन डिज़ाइन। अब आ जाएगा लो टोरिक सिमुलेशन डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, उसमें क्या था कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस को इक्वल लेना है रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया के, स्टेबल टाइट फिट था। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिया। अभी लो टोरिक सिमुलेशन डिज़ाइन क्या होता है, तो इसमें फ्लैट मेरिडियन आप देखना है, एक स्टीप मेरिडियन देखना है। तो फ्लैट मेरिडियन क्या होता है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है। लेट सपोज फ्लैट मेरिडियन मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ये 9 ले लेते हैं और ये वाला स्टीप जो है ये 8 ले लेते हैं। फ्लैट मेरिडियन की पावर जो है वो ले लेते हैं 42 और स्टीप मेरिडियन की पावर ले लेते हैं 43। ठीक हो गया। अब फ्लैट मेरिडियन का क्या करना है, आपने फिटिंग नियर अलाइनमेंट एड्स डायनामिक स्टेबिलिटी, नियर अलाइनमेंट लेनी है। मीन्स कैरेटोमेट्री रीडिंग पे आपके पास 9 आ गया, ठीक है। आपने 9 नहीं लेना, 9 के करीब करीब लेना है, 8.9 ले लें। नियर फिटिंग अलाइनमेंट लेनी है, ठीक है। और एड्स डायनामिक स्टेबिलिटी, अब जब आप इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो ये डायनामिकली होगी, ठीक है। इसकी इतनी समझ नहीं आ रही तो फिर ये बाद में चेक करते हैं कि इसका क्या मतलब है। स्टीप मेरिडियन, अच्छा इसकी समझ ये है ना कि आपने के इक्वल तो नहीं लिया ना। अगर के इक्वल लेते तो फिर उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, वो स्टैटिक अलाइनमेंट देता। लेकिन अभी आपने कह दिया कि नहीं भाई हमारे पास के नज़दीक नज़दीक लेना है और फ्लैट है, लूज है, तो फिर मूवमेंट तो होगी, तो ये आपको लूज डायनेमिक स्टेबिलिटी देगा। फिर स्टीप मेरिडियन में क्या करना है, फिटेड फ्लैटर देन द कॉर्नियल रेडियस अबाउट 1/4 to 1/3 द कॉर्नियल टोरिसिटी। कह रहे हैं कि ये जो 8 है, ये हमारे पास कॉर्नियल रेडियस है ना जो कि K2 था, इससे आपने 1/4 to 1/3 कम लेना है। तो 8 को 4 पे मेरे ख्याल से 1/4 किया जाता है, यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई थिंक सो कि इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 8 है की रीडिंग तो उसको आपने 1/4 to 1/3 कॉर्नियल टोरिसिटी से कम लेना है। यहाँ पर देखें ये 8 है, ये 1/4 मैंने ऐसे कर दिया तो 2, तो मेरे ख्याल से 2 लेना होगा, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट दिस पॉइंट। बट फिलहाल के लिए ऐसे ही सीख लें। लेंस टोटल डायमीटर जो है 9 से 9.4 mm होना चाहिए, जबकि पीछे फुल हमने पढ़ा था फ्रंट वाले में कि 8.80 से 9.20 तक होना चाहिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बैक सरफेस आरजीपी लेंसेज पढ़ रहे हैं और बैक सरफेस आरजीपी लेंसेज में हमने क्या पढ़ा कि 9 से 9.4 mm तक जो डायमीटर है वो होना चाहिए। एड्स स्टेबिलिटी, ये क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है इतना लार्ज डायमीटर। अच्छा, तो लो टॉरिक सिमुलेशन डिज़ाइन में हमने क्या पढ़ा कि फ्लैट मेरिडियन को के से थोड़ा सा नियर अलाइनमेंट लोगे, थोड़ा सा कम लोगे, ठीक है। तो इसमें हमने लूज फिट दे दिया। फिर स्टीप मेरिडियन में हमने पढ़ा कि आपने क्या करना है कि 1/4 to 1/3 उसकी पावर को भी कम देना है और कर्वेचर को भी कम देना है, और डायमीटर आपने देना है 9 से 9.2 तक। तो स्टेबिलिटी तो दे रहा है लेकिन ये टाइट फिट नहीं है, ये लूज फिट है। तो लो टोरिक स्टिमुलेशन जो है वो लूज फिट दे रहा है, जिसकी वजह से एडवांटेजेस अभी आप लोग खुद ही बता सकेंगे मेरे बताने से पहले कि एक तो इसमें टीयर लेंस बनेगा,
दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई, टीयर एक्सचेंज वगैरह, डिब्रीज रिमूवल वगैरह सही होगा। तो जो लेंस बन गया, तो अब हम जो लेंस देंगे उसकी पावर जो है हमें इतनी मैक्सिमम नहीं देनी पड़ेगी, और जब इतनी मैक्सिमम पावर नहीं देनी पड़ेगी तो ये लेंस जो है थिन भी होगा और वेट भी इसका जो है कम होगा। चलो देखते हैं आगे क्या ऐसा है कि नहीं। देखा, इम्प्रूव टीयर एक्सचेंज, डिब्रीज रिमूवल, ऑक्सीजन सप्लाई है अच्छी, बैक वर्टेक्स पावर जो है वो स्टीप मेरिडियन में क्या होगी, लो होगी देन द फुल अलाइनमेंट लेंस। फुल अलाइनमेंट लेंस पीछे हमने पढ़ लिया था, उधर तो इक्वल ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्टीप मेरिडियन में जो पावर है वो क्या लेंगे, कम लेंगे। फुल अलाइनमेंट में ज़्यादा ले रहे थे क्योंकि वहाँ पर टीयर लेंस नहीं था, लेकिन लो टॉरिक सिमुलेशन में टीयर लेंस है, जिसकी वजह से ये लेंस थिन भी है, लाइट भी है, और ऑक्सीजन सप्लाई भी इसकी अच्छी है। फिर आ गए बायोटोरिक लेंसेज पे। बायोटोरिक में क्या है कि अगर कोई कॉर्नियल और रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म मौजूद है तो लेंस की दोनों जो बैक टोरिक हो और फ्रंट भी टोरिक हो, यूज़ व्हेन एन। अच्छा, यहाँ पर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म में भी ये देते हैं और रेजिडुअल में भी, जबकि फ्रंट वाला हम लोग सिर्फ रेजिडुअल में दे रहे थे और बैक वाला हम फिजियोलॉजिकल फिटिंग और फिजिकल फिटिंग में जब फ़र्क था तो तब दे रहे थे। अब बायोटोरिक दे रहे हैं, कॉर्नियल भी हो आपके पास और रेजिडुअल भी हो तो तब देंगे, क्योंकि इसकी बैक और फ्रंट दोनों सरफेस पे टोरिसिटी मौजूद होती है। यूज व्हेन एन आई हैज़ मॉडरेट कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म एंड रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म भी मॉडरेट हो, ये ना हो कि बहुत हाई हो बहुत लो हो, उनमें नहीं दे सकते। फिर इसमें भी दो मेथड है, एक एम्पेरिकल कैलकुलेशन वाला मेथड है और एक ट्रियल लेंस वाला मेथड है। एम्पेरिकल कैलकुलेशन में वही सारी बातें कि रिफ्रैक्शन करो, आप केराटोमेट्री करो, HVID जो है वो कैलकुलेट करो, और उसके बाद पल्पेब्रल फिशर वगैरह जो है वो मेजर करो। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो वो आप लोगों को याद होगा, वो खुद ही सोच लो। फिर रियल लेंस में क्या करना है, स्फेरिकल लेंसेज जो हैं विद ओवर रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंस डाल देना है। फिर अभी आपने ओवर रिफ्रैक्शन करने, क्योंकि आप सेल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं ना। और बैक सरफेस टोरिक रियल लेंसेज, ओके। ट्रियल लेंस मेथड जो है, अब बायोटोरिक IGP कॉन्टैक्ट लेंसेज में हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि आप स्फेरिकल लेंस डाल के उसकी ओवर रिफ्रैक्शन से सेल नंबर फाइंड आउट कर लो, और दूसरा बैक सरफेस टोरिक ट्रियल लेंसेज डाल के जो है आप फ्रंट सरफेस वाला सेल जो है फाइंड आउट कर लो। कैसे, एम्पेरिकल कैलकुलेशन सबसे पहले बता रहे हैं। इवन विद ग्रेट केयर टेकन द पोटेंशियल फॉर एरर इन द कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट बायोटोरिक। बायोटोरिक में चूंकि फ्रंट के लिए भी सिलेंडर चाहिए, बैक के लिए भी सिलेंडर चाहिए, तो कहते हैं बहुत भी केयर कर लो तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं एरर आ जाता है। ट्रियल लेंसेज में क्या है, स्फेरिकल लेंसेज विद ओवर रिफ्रैक्शन। अब पहला वाला मेथड जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि स्फेरिकल लेंस पेशेंट के ट्रियल फ्रेम में डाल देना है आपने, और फिर उसकी ओवर रिफ्रैक्शन जो है वो करनी है। फ्लैट मेरिडियन अलाइनमेंट, फ्लैट मेरिडियन अलाइनमेंट क्या कह रहे हैं कि फ्लैट मेरिडियन को क्या करना है, आपने अलाइनमेंट देनी है, के इक्वल ले लिया। फॉर ऑप्टिमल मेरिडियनल फिटिंग डिफरेंट टेयर लेंसेज आर ट्राइड। कहते हैं कि आपको अगर ऑप्टिमल मेरिडियनल फिटिंग चाहिए तो डिफरेंट किस्म के जो ट्रेल लेंसेज बॉक्स से उठा के और वो ट्राई करो। बैक ऑप्टिक जोन रेडियस एंड पेरिफेरल लेंस डिज़ाइन, इसका क्या मतलब है कि एक लेंस उठाओ, उसका बैक ऑप्टिक जोन रेडियस कुछ और होगा, दूसरा उठाओ, दूसरे बैक ऑप्टिक जोन रेडियस वाला, इसी तरह पेरिफेरल लेंस डिज़ाइन एक का कुछ और हो दूसरे का कुछ और हो, इस तरह से उठाओ ताकि ऑप्टिमल फिटिंग आए। स्फेरोसिलेंड्रिकल ओवर रिफ्रैक्शन इज परफॉर्म। अभी स्फेरो सेल डाल दिया आपने और उसकी रिफ्रैक्शन करनी है। बैकवर्ड इज पावर रिक्वायर्ड अलोंग फ्लैट मेरिडियन। तो इसमें तो बहुत उल्टी सीधी बातें की गई हैं, बस इतना याद रख लो कि स्फेरिकल लेंस के ज़रिए जो हम लोग करते हैं ना फिटिंग, उसमें क्या होता है, पहले फ्लैट मेरिडियन फाइंड आउट करते हैं तो उसको अलाइनमेंट फिट देते हैं कि इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। फ्लैट वाले की बात कर रही हूँ ना, फ्लैट मेरिडियन, तो एक ये है 9 और दूसरा है 8, तो 9 वाला फ्लैट है उसके इक्वल 9 ही दे दोगे आप। और फिर डिफरेंट टीयर लेंसेज ट्राई करोगे जिसका डिफरेंट बैक ऑप्टिक जोन रेडियस हो, यानी किसी का 9 हो, किसी का 8 हो, किसी का 10 हो, फिर पेरिफेरल डिज़ाइंस भी डिफरेंट हो। तो इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट चेक करने हैं ऑप्टिमल मेरिडियनल फिटिंग के लिए। फिर स्फेरिकल के बाद आपने स्फेरोसिलेंड्रिकल ओवर रिफ्रैक्शन करनी है, और बैक वर्टेक्स पावर जो है फ्लैट मेरिडियन में जो रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कर लेना है।
ट्रियल लेंसेज स्फेरिकल लेंसेज विद ओवर रिफ्रैक्शन, फ्लैट मेरिडियन तो हो गया था, अब इस स्टीपर मेरिडियन का क्या करना है। स्टीप मेरिडियन फिट फ्लैटर देन के बाय 25% to 33% द कॉर्नियल टोरिसिटी इन mm। वहाँ पर फ्लैट मेरिडियन को तो आपने के इक्वल ले लिया था, अलाइनमेंट फिट दे दिया था, लेकिन स्टीप मेरिडियन में आपने फ्लैट फिट करना है 25% से 33% कॉर्नियल टोरिसिटी इन mm। लेट सपोज आपके पास 8 था, आपने इसको फ्लैट करना है तो 9 कर दोगे, ठीक है। लेकिन 25% और 3% ये कैलकुलेशंस तो नहीं पता मुझे किस तरह से, बट कोई मेथड होता होगा, वो किया जाता होगा जिसमें 25 टू 33%। 9 तो मैंने बहुत कम ले लिया, 8 से 10 तक आ जाओ, 11 तक आ जाओ तो इतने परसेंट आपने फ्लैट लेना है। अस्फेरो सेल ओवर रिफ्रैक्शन इज परफॉर्म बैकवर्ड एक्सपायर्ड रिक्वायर्ड अलोंग स्टीप मेरिडियन। फिर स्फेरो सिलेंड्रिकल करके और जो स्टीप मेरिडियन पे बैक वर्टेक्स पावर है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रियल लेंस मेथड में दो मेथड थे, एक स्फेरिकल लेंस ओवर रिफ्रैक्शन था और एक बैक सरफेस टोरिक था। बैक सरफेस टोरिक अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्फेरिकल लेंस ओवर रिफ्रैक्शन में फ्लैट मेरिडियन पे भी पावर कैलकुलेट की है और स्टीप मेरिडियन पे भी की है। फ्लैट मेरिडियन को अलाइनमेंट फिट दिया, के इक्वल ले लिया। स्टीप मेरिडियन को अलाइनमेंट फिट नहीं दिया, फ्लैटर फिट दिया 25 to 30%। और फिर स्फेरो सिलेंड्रिकल ओवर रिफ्रैक्शन से फ्लैट और जो स्टीप मेरिडियन है दोनों की पावर जो है वो कैलकुलेट कर ली है। अब बैक सरफेस टोरिक ट्रियल लेंसेज से किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यूज अ सेट ऑफ बायोटोरिक ट्रियल लेंसेज, आपके पास पड़े हुए होंगे। अ मोर रिगरस वे ऑफ फिटिंग, ये बहुत सिवियर है, बहुत वे है ना फिटिंग बायोटोरिक आरजीपी लेंसेज का। provides best opportunity for judging the physical fitting relationship between the lens back surface and the toric cornea। बैक सरफेस ट्रियल लेंसेज का बस फ़ायदा ये होता है कि जो उसकी बैक सरफेस है, जो कर्वेचर वो इस तरह से बनाया जाता है कि वो कॉर्निया की कर्वेचर के साथ मैच हो जाए, तो फिटिंग अच्छी होगी। ठीक हो गया, ये रिगरस वे है, बहुत सिवियर जिसको कहते हैं, शायद कॉम्प्लिकेटेड हो। फिर हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है। एग्जाम्पल पे जाने से पहले फिर से रिकैप कर लेते हैं। किस चीज़ की रिकैप कर देते हैं, बायोटोरिक लेंसेज की रिकैप कर देते हैं। मॉडरेट कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म के लिए यूज़ होता है और रेजिजुअल स्टिग्मेटिज्म के लिए यूज़ होता है। बैक और फ्रंट दोनों सरफेस पे टोरिसिटी मौजूद होती है। फिटिंग टेक्निक में एक एम्पेरिकल फिटिंग टेक्निक है, एक रियल लेंस फिटिंग टेक्निक है। एम्पेरिकल फिटिंग टेक्निक में बहुत भी मेहनत कर लो फिर भी इसमें एरर आके रहता है कैलकुलेशन में। और जो बैक सरफेस जो ट्रियल लेंस टेक्निक है उसमें दो टेक्निक्स हैं, एक तो बैक सरफेस टोरिक लेंसेज का जो ट्रियल सेट है उसके ज़रिए आप करोगे, और दूसरा जो है वो स्फेरिकल लेंस की ओवर रिफ्रैक्शन से करोगे। स्फेरिकल लेंस ओवर रिफ्रैक्शन जब आप करोगे तो फ्लैट मेरिडियन पे भी पावर और बैक आउटर जोन रेडियस आपने फाइंड आउट करना है, और जो स्टीप है उस पर भी करना है। फ्लैट मेरिडियन को तो आपने अलाइनमेंट फिट देनी है तो की इक्वल ले लोगे, किस्सा ख़त्म। और जो दूसरा है स्टीप है उसमें आपने फ्लैटर देन की लेना है 25 to 30%। तो ये दो बातें हो गई। फिर स्फेरो सिलेंड्रिकल ओवर रिफ्लेक्शन करोगे फ्लैट मेरिडियन के लिए भी और स्टीप मेरिडियन की भी पावर कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर किस्सा दोनों का ख़त्म हो जाता है। लेकिन बैक सरफेस टोरिक लेंसेज तो बच गया। अब आपने टेयर लेंसेज से जो वो है कॉन्टैक्ट लेंसेज है वो पुट करने हैं, और ये रिगोरस वे है। और इसमें क्या होता है, फिज़िकल वो दी जाती है रिलेशनशिप जो दी जाती है जज करने के लिए, तो उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड कर देता है। फिर आगे हमारे पास आ गई एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बताए गए हैं कि किस तरह से सारी फाइंडिंग जो है वो की जाती है। तो कैरेटोमेट्री में एक मेरिडियन पे ये पावर आ गई 42, दूसरे पे आ गई 46.50, 180 पे 90 पे, और ये 8.04, और ये सारी आपके पास कैरेटोमीटर से आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर रिफ्रैक्शन आपने की रेटिनोस्कोप से, आपके पास आ गया -2 -5 इंटू 180 डिग्री आउट और इफ से आ गया। फिर वर्टेक्स डिस्टेंस आपने खुद फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस फ्रॉम द ये व्हाट इज डिस्टेंस बोलते हैं कि बैक सरफेस ऑफ द लेंस से फ्रंट सरफेस ऑफ द कॉर्निया तक। तो अभी तक तो आप सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कर रहे हैं ना, जो प्रिस्क्रिप्शन है स्पेक्टिकल वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वहाँ से जो आपके पास वर्टेक्स पावर है डिस्टेंस है वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है, मेजर कर लेनी है स्केल के ज़रिए से। प्रिस्क्रिप्शन एट द कॉर्नियल प्लेन, कॉर्नियल प्लेन पे प्रिस्क्रिप्शन कैसे आ गई, -2 -4.50 एट 180 डिग्री, ये कहाँ से आ गया। ओके इस एग्जांपल में फिर से गड़बड़ेशन हो गई है, तो ये अलग से सेपरेट वीडियो मैं इस पे बना लूँगी एग्जांपल पे,
इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं बिकॉज यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है दोबारा से। पेरिफेरल टोरिक पढ़ते हैं, यूजफुल इन केसेस वेयर द पेरिफेरल कॉर्निया टोरिसिटी इज ग्रेटर देन मेजर्ड सेंट्रली। टोरिसिटी बोलते हैं इरेगुलर सरफेस ऑफ द कॉर्निया को, ठीक हो गया। तो सेंटर में भी कॉर्निया रेगुलर हो सकता है, पेरिफेरल में भी, लेकिन अगर आपका पेरिफेरल कॉर्निया ज़्यादा इरेगुलर है दैन सेंट्रल तो फिर आप पेरिफेरल टोरिक दोगे। पेरिफेरल टोरिक में जो ये वाला पोर्शन है ना, ये याद करने की चीज़ है। क्या है? याद करने की चीज़ है। इसको याद करना है आप लोगों ने इस तरह से कि सारे के सारे जो जोन्स हैं वो स्फेरिकल है, सिर्फ बैक पेरिफेरल कर्व के जो कि टोरिक है। बाकी बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर भी स्फेरिकल है, फ्रंट ऑप्टिक जोन भी स्फेरिकल है, फ्रंट पेरिफेरल कर्व भी स्फेरिकल है, ओवल शेप्ड ऑप्टिक जोन है। ऑप्टिक जोन वो सेंट्रल जोन को बोलते हैं जहाँ से लाइट पास हो रही होती है। फिर कहते हैं फीचर्स क्या हैं? बेटर एंड मोर स्टेबल सेंट्रेशन, इसकी सेंट्रेशन बहुत स्टेबल और बेटर होती है। सेंट्रेशन तो जानते होता है जब सेंटर में सही से लेंस पड़ा हुआ होता है, कॉर्निया प्यूपल को कवर नहीं कर रहा होता। रिड्यूस लोकलाइज्ड बियरिंग ऑन द कॉर्नियल पेरिफेरी, कॉर्निया की पेरिफेरी पे जो बियरिंग हो रही थी जहाँ पर फ्लोरेसिन जमा नहीं हो रहा था, तो वो कहते हैं रिड्यूस होगी, रिड्यूस लोकलाइज्ड बियरिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरिफेरी पे जो लोकलाइज्ड बियरिंग होती है वो कम होती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ बबल फॉर्मेशन एट द पेरिफेरी विच में अकर ड्यू टू एक्सेसिव एज क्लियरेंस, और पेरिफेरी में जो है वो बबल फॉर्मेशन भी नहीं होगी जो कि एक्सेसिव एज क्लियरेंस की वजह से हो रही थी, ठीक हो गया। अब एज क्लियरेंस वगैरह क्या होता है, इस पे सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। एज क्लियरेंस पे, एज बियरिंग पे जो जो चीज़ें हैं, एज बियरिंग नहीं सॉरी, एज क्लियरेंस, एक्सेसिव क्लियरेंस वगैरह पे। तो पेरिफेरल टोरिक आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंसेज में तीन बातें बता दी कि बबल फॉर्मेशन नहीं होती जो कि एक्सेसिव क्लियरेंस में होती है, दूसरी जो बियरिंग होती है पेरिफेरल में वो भी रिड्यूस होती है, और सेंट्रेशन अच्छी होती है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियरेंस अलोंग वन मेरिडियन ऑफ द कॉर्निया रिजल्ट्स, कहते हैं अगर आपके पास एक मेरिडियन पे ज़्यादा क्लियरेंस हो रही है तो आपके पास अनस्टेबल फिटिंग होगा। रोकिंग ऑफ द लेंस अबाउट फ्लैट मेरिडियन, रोकिंग बोलते हैं मूवमेंट लेंस की फ्लैट मेरिडियन पे। फ्लैट मेरिडियन पे क्यों होती है, स्टीप पे क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्लैट मेरिडियन को तो मतलब ही लूज फिट है, तो जो लूज होगा वही तो मूव करेगा, जो स्टीप होगा वो क्यों मूव करेगा, वो तो टाइट होता है और डिस्कम्फर्ट आ जाता है। कॉमन सेंस की बातें हैं ना कि अगर एक मेरिडियन पे कॉर्निया की क्लियरेंस ज़्यादा है तो अनस्टेबल फिटिंग होगी, रोकिंग ज़्यादा होगी फ्लैट मेरिडियन पे और डिस्कम्फर्ट भी होगा। यूटिलाइजिंग अ टोरिक पेरिफेरल डिज़ाइन स्टेबिलिटी ऑफ द लेंस इंक्रीजेस, तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, पेरिफेरल टोरिक डिज़ाइन दे देना है ताकि आपके पास स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। दे सकते हैं ना सिनेरियो कि एक मेरिडियन है उस पर क्लियरेंस जो है आपके पास बहुत ज़्यादा है, आपके पास अनस्टेबल फिटिंग है, रोकिंग हो रही है लेंस की, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप कौन सा लेंस दोगे? आप पेरिफेरल डिज़ाइन वाला लेंस दोगे। फिर यूजफुल फॉर कॉर्नियाज विद मोर पेरिफेरल, वही वाली बात हो गई, लेंस सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा है, लेंस स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा है, लेंस मूवमेंट इसमें ठीक है, टीयर एक्सचेंज भी इसमें ठीक है, तो ये तो मोस्ट आइडियल हो गया। सेंट्रेशन भी बराबर है, स्टेबिलिटी भी बराबर है, मूवमेंट भी सही है, टीयर एक्सचेंज भी हो रहा है। एडवांटेजेस क्या है? इजी सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फिट, कोई भी फिटिंग में आपको प्रॉब्लम है तो ये इजी सोल्यूशन देता है। सेंट्रल स्फेरिकल लेंस एक्सेप्टेबल सेंट्रल फिटिंग, सेंटर में कहते हैं स्फेरिकल लेंस होता है जो कि एक्सेप्टेबल सेंट्रल फिटिंग देता है। पेरिफेरी जो कव होते हैं वो टोरिक होते हैं जो कि स्टेबिलिटी को और क्वालिटी फिट को जो है वो इन्हांस करते हैं, और इनको बनाना भी आसान होता है। बनाना आसान है, बेटर सेंट्रेशन है, स्टेबल है, टीयर एक्सचेंज अच्छा है, इसके अलावा पेरिफेरी में टोरिक है, सेंटर में स्फेरिकल है, तो फिट भी अच्छा है, हर प्रॉब्लम का सलूशन भी है, तो आइडियल हो गया ना। बियरिंग भी पेरिफेरी में कम है, और इच क्लियरेंस की वजह से जो बबल फॉर्मेशन होती है वो भी कम है। सारी चीज़ इसमें तो अच्छी अच्छी हैं। रोकिंग भी नहीं करवाता, लेंस की फिटिंग भी अनस्टेबल नहीं है, डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता, वो सारे के सारे जो जोन्स हैं वो स्फेरिकल हैं एक्सेप्ट बैक पेरिफेरल कर्व्स, और दिया कब जाता है? जब पेरिफेरी में टोरिसिटी ज़्यादा हो देन सेंटर। तो इसमें क्या मुश्किल है? बस ख़त्म भी हो गया इतनी जल्दी, दिल खुश हो गया। चलो अल्लाह हाफिज़।